साथियों जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से विशाखा जी, जो कि भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली से। बात करेंगे अभी डॉक्टर रितु के साथ, जिस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें उनका बर्बरता की गई, इसी विषय में बात करेंगे। और विशाखा जी उस आंदोलन से जुड़ी भी रही हैं और करीब से काफी देखी हैं। क्या कारण रहा है डॉक्टर रितु को जिस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया गया? उनके द्वारा आरोप भी लगाया कि बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की अपनी प्रशासन ने, और वहां पर वो आरोप लगा रही है कि गौमूत्र के साथ भी उस स्थान को जो धुलाई हुई। कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले जय भीम, जय मूल निवासी सभी को। मैं विशाखा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से एक ये भी वजह रही है कि मैं आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय थी, क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और कहीं न कहीं हमने फेस भी करा है। हालाँकि मुझे यूनिवर्सिटी में आए हुए अभी 1 सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस 1 सेमेस्टर में भी मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते हमने भी ऐसी चीज़ें फेस करी है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी जो यहाँ के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भेदभाव होता ही होता है। और ये वजह भी थी कि मैं उस आंदोलन में एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट भी थी। और तो इसीलिए भी मैं पार्टिसिपेट थी उस आंदोलन में कि हमारे स्टूडेंट्स अगर आगे जाके टीचिंग स्टाफ में भी जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव ना हो। और मतलब जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम उसकी बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे टीचर्स के साथ भेदभाव की बात करते हैं, तो ये सिर्फ डीयू की बात नहीं है। आज देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी, टॉप इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, सारी जगह पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है। और ये जो आंदोलन है, मैं मानूंगी कि इस ये आंदोलन के जरिए हम ये जो भेदभाव होता है जातिगत, उससे हम कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप पे हम उसको बंद करा सकते हैं, या जो जातिगत भेदभाव इसको खिलाफ हम लड़ सकते हैं। जी, इस आंदोलन को लेकर तमाम लोग ये भ्रम भी फैला रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे, कहीं न कहीं ये आंदोलन जो कर रही है डॉक्टर रितु, ये राजनीतिक है। आप काफ़ी करीब रही हैं उनके, क्या लगता है ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला था कि वाक़ई में उनके साथ जो घटना हुई थी, या बहुजन समाज के तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो कैंपसों में उनके साथ जो जातिगत व्यवहार होता है, उसके कारण किया गया कि ये राजनीति से जुड़ा है? बताइए। जी, इस मामले में मैं भी कुछ कह नहीं सकती हूँ। हम तो एज़ अ स्टूडेंट हम उनको सपोर्ट इसीलिए भी करते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने इस 1 सेमेस्टर में, जैसे कि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मुझे जो मेरे स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप आनी थी, तो उन लोगों ने स्कॉलरशिप, मतलब मुझे अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली है और ना ही मिलेगी, क्योंकि मैं अपना फॉर्म भी नहीं भर पाई हूँ। तो इसमें भी कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी का हाथ ये रहा है कि वो लोग ना हमारे फॉर्म फिलअप करने होने देते हैं। जहाँ जिस जगह पे हमें उनसे हेल्प चाहिए होती है, वो हमें हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। जो क्लर्क्स होते हैं वहाँ के, जो ऑफिस में हम जाके इधर से उधर धक्के खाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को वो लोग नहीं, ऐसे-ऐसे चीज़ें करते हैं कि हमारे बच्चों तक स्कॉलरशिप ही ना पहुँचे। और जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, तो मेनली मैं इस आंदोलन को इस तरह से देखती हूँ कि अगर इस आंदोलन के ज़रिए हम हमारे बच्चों को इस भेदभाव से थोड़ा भी, मतलब इस भेदभाव को हम हटा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए मैं इस आंदोलन में जाती हूँ। पर जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ये राजनीतिक है या नहीं, तो इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा तमाम लोगों द्वारा ऋतु द्वारा भी, डॉक्टर ऋतु द्वारा भी कहा गया कि इसको लोग बदनाम कर रहे हैं, इस आंदोलन को बता रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है। तो उसपे मैं जानना चाहता था कि डॉक्टर ऋतु द्वारा खुद कहा गया है इसको, कि लोग इसको बदनाम कर रहे हैं इस आंदोलन को। देखिए, अगर राजनीति का नाम आए और लोग समझते हैं कि राजनीति गंदी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति, हमारे लोगों को ये समझाना है कि राजनीति एक्चुअल में क्या है, पॉलिटिक्स, की अगर हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स वो है। तो अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स करती हूँ, तो ये पॉलिटिक्स मुझे पसंद है। लेकिन अगर फिर पॉलिटिक्स गंदी हो जा रही है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो भी हमारे अम्बेडकराइट लोग हैं, जो अपने आंदोलन के ज़रिए आगे, मतलब समाज की हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी आजकल करप्ट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स थोड़ी गंदी होती जा रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह देखने को मिलता है कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ, चाहे बनारस का भी यूनिवर्सिटी का मामला ले लिया जाए, तमाम देश भर की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर बहुजन छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहीं पीएचडी कर रहे छात्रों का उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है, उनका फेलोशिप रोक दिया जाता है, और आपने कई उदाहरण ऐसे भी देखे हैं
फ्यूचर में या प्रेजेंट में देखते हैं, मिलते रहते हैं कि हमको जैसे रोहित वेमुला का मामला आता है कि उनकी भी जिस तरह स्कॉलरशिप रोक गई, उनके कैंपस में जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या लगता है कि ये मामला कुछ कम नजर होता आ रहा है कि इसका मामला बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, कम तो नहीं हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे स्टूडेंट्सों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग पढ़ने आते हैं, तो ये चीज़ें इनको, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको खटकती है कि ये इनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आगे आ रहे हैं। और इस वजह से ये हमारी स्कॉलरशिप आने नहीं देते हैं, जिस वजह से जो गरीब तबके से आते हैं हमारे जो लोग हैं, वो इसीलिए भी स्कॉलरशिप लेते हैं क्योंकि वो फीस पे नहीं कर पाते हैं। अभी इसी साल मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी भी फीस बढ़ाई गई है, हर चीज़ की फीस बढ़ती जा रही है। फिर ये जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कि जिसमें उनका मेन फोकस ही ये था कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज़ेशन कर दे। जिस वजह से जो हमारे तबके, यानी कि जो गरीब तबके से आते, जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं, कि जो फीस पे नहीं कर पाते इतनी हाई। तो इस वजह से ये भी वजह है कि वो स्कॉलरशिप की आशा रखते हैं, क्योंकि रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि जो स्कॉलरशिप आएगी उसी से हम फीस पे करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे पुरखों तो मतलब पुरखों को आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया था, और इस वजह से जो हमें आज स्कॉलरशिप मिलती है, तो उससे भी आप लोगों को दिक्कत है, हमें हमें हमारी स्कॉलरशिप नहीं मतलब नहीं देते हो आप लोग। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी इस साल की स्कॉलरशिप आने वाली नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे फॉर्म ही आगे, उन लोगों ने मुझे फिलअप ही नहीं करने दिया है। तो हाँ, मैं कहती हूँ कि ये मामले कम नहीं हो रहे, लेकिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर आपने अगर लास्ट ईयर का डेटा देखा हो, तो एक चीज़ उसमें ये भी नोटिस करिएगा कि जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एससी-एसटी जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी संख्या धीरे-धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये कम होने के पीछे भी वजह है कि कहीं न कहीं इनके साथ जातिगत भेदभाव आज भी होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो आईआईटी बॉम्बे में जो दर्शन सोलंकी हमारे बच्चे के साथ, एक तो बहुत कम हमारे बच्चे हैं कि जो आईआईटी, एनआईटी, एम्स तक पहुँच पाते हैं, और इसमें भी इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव करा जाता है कि जिस वजह से हमारे बच्चे इतने एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है बड़े-बड़े, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए कम तो नहीं हुई है, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसके खिलाफ हमें इस तरह के अगर आंदोलन प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें ऐसे आंदोलन में सपोर्ट इसीलिए भी करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के साथ ऐसा जातिगत भेदभाव ना हो। हम ये जानना चाहेंगे क्या जो माँ-बाप हैं बहुजन समाज के जो बच्चों के जो माँ-बाप हैं, क्या इस जो आप लोग जो फेस कर रही हैं कैंपस यूनिवर्सिटियों में, क्या वो समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं और ये सच्चाई भी रही है कि हज़ारों सालों तक हमारे समाज के लोगों को कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित रखा गया था। क्या वो जो आप फेस करती हैं, ये चीज़ क्या घर परिवार वाले समझ पा रहे हैं आपके? देखिए, अगर हमारे लोग समझ नहीं भी पा रहे हैं ना, तो मैं मानती हूँ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे लोगों को समझाएँ कि अभी उनके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके ना मैंने एक चीज़ ये देख ली है कि बिना शिक्षा के अगर हम लड़ने जाएँगे, तो बाबा साहेब ने भी ये बात उनके टाइम में कही थी कि अगर हमें कुछ हासिल करना है, हमें हमारे समाज को एक लेवल तक लाना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो महापुरुष रहे थे, उनका आंदोलन भी शिक्षा के लिए ही रहा था मेन, क्योंकि बिना शिक्षा के हम अगर लड़ने जाएँगे, तो हम हार जाएँगे। तो इसीलिए जी। हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इसीलिए हम जो हमारा ये आंदोलन है, जो हमारी ये टीम है भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ दिल्ली की, तो हमारा यही अभी तो मोटिव है कि हम स्टूडेंट्स को, और साथ-साथ हम मीटिंग्स करते रहते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, ताकि हम हमारे लोगों को समझा सकें कि शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एक्सपीरियंस कहूँ, तो हमारे बहुत कम बच्चे हैं कि जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इतनी जी। हाई यूनिवर्सिटी तक पहुँचना। जी, बाबा साहब ने सही कहा था कि शिक्षा व सैन्य का दूध है। अंग्रेजी शिक्षा मैं कहूँगा कि अंग्रेजी शिक्षा और सैन्य का दूध है तो पिएगा धड़ाएगा। ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा था शिक्षा के बिना आप शूद्रों अतिशूद्रों की सारी संपत्ति, धन सारी चीज़ें छीन लेंगे। हुँ। यहाँ पर जिनकी भीमा कोरेगांव का आंदोलन आता है, वो भी शिक्षा को लेकर ही इतना बड़ा आंदोलन जो लड़ा गया, कहीं न कहीं उसके कारण तो शिक्षा बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो बहुजनों को हकदार और समझदार उत्पन्न करता है। तो साथियों कहीं न कहीं जो मनवादी षड्यंत्र के लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग जितना शिक्षित होंगे, कहीं न कहीं उनके कर्मकांड और उनके अंधविश्वास को पाखंड को छोड़ते नज़र आएँगे। मैम क्या संदेश देंगी आप बहुजन समाज के तमाम विद्यार्थियों को, खास करके महिलाओं को और खास करके उन छात्राओं को जो आज भी पाखंडवाद और पढ़ाई में थोड़ा पीछे उनको माँ-बाप पढ़ा नहीं रहे और बहुत जल्दी उनकी शादी कर देते हैं, उनको आगे नहीं आने देना चाहते, तो क्या संदेश देंगी उनको? जी।
सबसे पहले आपने कहा अंग्रेजी शिक्षा, तो हाँ, आप इनकी ये बात पे गौर करने जैसा है कि अंग्रेजी शिक्षा वो इसलिए क्योंकि जो अभी हमारी भारत की शिक्षा रही है ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमने ये चीज़ भी नोटिस करी है। जैसे इन लोगों ने अभी यूपी में एनसीईआरटी में लास्ट ईयर जो चार्ल्स डार्विन की थियरी थी वो हटा दी। तो ये जो मेन जो साइंटिफिकली जो थियरीज है, ये चीज़ें हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे जाके बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि हमारे बच्चों का जन्म ब्राह्मण्स का जन्म मुंह से हुआ है और शूद्रों का जन्म पैर से हुआ है। तो ये चीजें हम पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना, जब हम साइंटिफिक थियरी हटाएंगे और ऐसे करके फिर हमारे बच्चों को गुलाम बनाएंगे। और इन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी बहुत कहते हैं, अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन चालाकी इन लोगों ने जो अपनाई है, जो गंदी पॉलिटिक्स इन्होंने अपनाई है कि जो साइंटिफिक थियरी है वो हटाकर अपनी थियरी, यानी कि जो पुराण वेदों में जो लिखी है ब्राह्मणवादी मनुवादी थियरी, ये थियरी पढ़ाएंगे और हमारी महिलाओं को गुलाम बनाएंगे। महिलाओं के जरिए पूरे हमारे कम्युनिटी को गुलाम बनाएंगे। और इस तरह से फिर, क्योंकि ये इनके पहले से चला आ रहा है कि पूरी कम्युनिटी को गुलाम बनाना, और फिर हमारी जो महिला है वो अंधविश्वास में दबी फंसी रह जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी महिलाएं मतलब कम पढ़ती है, और अगर पढ़ती है लेकिन उसके बाद फिर वो जल्दी से उनकी शादी करा दी जाती है। तो हाँ, आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं इनके मन में बस एक ही मानसिकता रह गई है कि पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं और उसके बाद तुरंत उनकी शादी करा देते हैं। तो हमारे बच्चों को हमें ये भी समझाना बहुत जरूरी है, खास करके महिलाओं को, कि शादी अपने लाइफ का मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है शिक्षा हासिल करना, खुद के पैरों पर खड़े होना, क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। हमारी महिलाएं, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी, अब तो काफी कुछ सुधार होने लगा है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना एक तबक्का जो कि ओबीसी महिलाएं ज्यादातर आजकल पाखंड अंधविश्वास में, क्योंकि ये चीजें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये जब हम फील्ड वर्क करते हैं ना तो ये सारी चीजें हम नोटिस करते हैं। जब मैं अपना बीवीसीपी का संगठन बना रही थी दिल्ली में, तो मैंने ये चीजें नोटिस करी है कि जो ओबीसी स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में है, तो उनकी क्या मानसिकता रही है। तो वो ज्यादातर कहते हैं ना कि जो गुलामी मनुवादी की जो सोच होती है, वो सोच में आज भी वो है। तो इसीलिए हमारा काम ही यही है कि हम उन्हें समझाएं कि जो हमारे लाइफ की जो और भी गोल है, पहले तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, दूसरा कि अगर देखिए आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो हम उन्हें पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहेब ने हमें समझाया था वो भी हम उन्हें समझाते हैं कि जो समाज ने हमें दिया है तो हम इतना पढ़े लिख कर उन्हें पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि हमारे आने वाले बच्चों के, क्योंकि ये भेदभाव जो है ना वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसे कम करने के लिए, इसे बिल्कुल बंद करने के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी जो हमें देना है, जो विचारधारा हमें आगे बढ़ानी है। अगर हम कुछ ना दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाबा साहेब की विचारधारा है एटलीस्ट वो तो हम समाज में फैला ही सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई इसीलिए भी जरूरी है। साथियों, हमारे साथ विशाखा जी हैं और उन्होंने साफ तौर पे तमाम ऐसे विषयों पे बात रखी और डॉक्टर रितु का जो आंदोलन था उसको भी समझाने का शॉर्ट में प्रयास किया है। साथियों, जो भी समाज की लड़ाई लड़ा है, ताकि शिक्षा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कोई नौकरी और संपत्ति की लड़ाई नहीं है। हमेशा हमारी लड़ाई जो शिक्षा को लेकर रही है, वही मनमानी षड्यंत्र के लोग आज शिक्षा से हमारे लोगों को वंचित करना चाहते हैं। इस षड्यंत्र को समझना होगा। तमाम अपने बहुजन महापुरुषों को, साल बाद इस दौरान हमारे पीछे को देख सकते हैं आप, तमाम इन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझना होगा। खास करके मैडम ने जिक्र किया कि ओबीसी समाज, तो ओबीसी समाज के लोगों को भी समझना होगा कि अपने इतिहास को समझना होगा। जब जब इस देश में ओबीसी के लोग जागृत होते हैं, तमाम ऐसे षड्यंत्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं आज राम मंदिर का उद्घाटन करने की जो बात की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं ओबीसी की हकमारी की बात हो रही है, लेकिन ओबीसी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम लोगों तक शेयर करें और मैडम की बातों को आप लोग फॉलो करें और अपनी घर की जो बच्चियां हैं उनको आगे भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए और उनको कहीं ना कहीं आंदोलन से जरूर जोड़िए। क्योंकि हमारे लोग सत्संग और हर जगह जाते हैं, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन को बता दिया जाता है राजनीतिक है। तो इस चीज को हमको समझना होगा। धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए। आभार। जय भीम। जय भीम, जय मूल्यवासी।